हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं HBO की एक बहुत ही सुपर हिट सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है द वायर। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की मैं बात करता हूं। अमेरिका में बाल्टीमोर नाम का एक शहर है जहां ड्रग्स का कारोबार जोरों पर है। तो वहां की दुनिया कैसी थी और कैसे ड्रग्स रोकने के लिए पुलिस ने कदम उठाए, यही सब इस सीरीज में दिखाया गया है। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। ये शो सेट है बाल्टीमोर शहर में, जो कि आता है मैरीलैंड स्टेट में, अमेरिका में। इसके 5 सीजन आए हैं टोटल और ऑन एन एवरेज 12 एपिसोड है हर सीजन में। ये दिखाया गया था 2002 से 2008 के बीच में, यानी कि 20 साल पहले ये शुरू हुआ था। इस शो के क्रिएटर का नाम है डेविड साइमन और यही इसके राइटर भी हैं। वो रियल लाइफ में एक पुलिस रिपोर्टर रह चुके हैं। पुलिस रिपोर्टर का मतलब क्या होता है? कोई रिपोर्टर जिसको पुलिस से रिलेटेड न्यूज़ कवर करने के लिए फील्ड में भेजा जाता है, या फिर पुलिस किस किस क्राइम केसेस को टैकल कर रही है और वो उससे रिलेटेड किन को अरेस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब खबरें कवर करता है एक पुलिस रिपोर्टर। इस सीरीज़ का आइडिया डेविड को आया था अपने राइटिंग पार्टनर से, जिसका नाम है एड बर्न्स। एड बर्न्स एक पुलिस होमिसाइड डिटेक्टिव रह चुके हैं, यानी कि जो मर्डर से रिलेटेड केसेस होते हैं वो उनको सॉल्व करते थे। लेकिन अभी करंटली वो एक पब्लिक स्कूल टीचर हैं। अब टीवी सीरीज के इस एस्पेक्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। हर सीजन में एक शहर के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का कैसा रिश्ता होता है कानून के साथ, ये दिखाया गया है। तो हर सीजन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कवर किए गए हैं वो सुनिए। पहले सीजन में अवैध ड्रग्स का कारोबार दिखाया जाता है। दूसरे सीजन में पोर्ट सिस्टम माने कि जो पोर्ट्स पर शिप आते हैं उसमें कैसे धांधलेबाजी होती है और कितना अवैध सामान पानी के जहाज के थ्रू आता है एक शहर में, यही दिखाया गया है। तीसरे सीजन में एक शहर की सरकार और ब्यूरोक्रेसी का कैसा रिश्ता रहता है कानून के साथ, यही एक्सप्लोर किया गया है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और उनमें काम करने वाले होते हैं, ये लोग कैसे किसी काम को या बड़े प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं, वो सब दिखाया गया है। दूसरे इजी हिंदी शब्दों में कहें तो इसे कहते हैं दफ्तरशाही, बाबूशाही, नौकरशाही वगैरह वगैरह। ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड अगर आपको और जानना और समझना है तो मेरा पार्क्स एंड रिक्रिएशन वाली टीवी सीरीज का रिव्यू देखिए इसी चैनल पर। और मेरे ख्याल से हमारे भारत देश में ऐसा कोई ही होगा जिसका पाला ब्यूरोक्रेसी से नहीं पड़ा होगा। चौथे सीजन में एजुकेशन और स्कूल्स का कानून के साथ रिश्ता एक्सप्लोर किया गया है और 5वें सीजन में न्यूज़ मीडिया का कानून के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया है। डेविड साइमन का कहना है कि वैसे तो ये शो एक क्राइम ड्रामा है, लेकिन इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी भी शहर में किसी इंडिविजुअल पर कैसे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अफेक्ट करता है और उसके बावजूद सभी उसी सरकारी तंत्र या मशीनरी का हिस्सा है और सब साथ में कैसे रहते हैं और किस प्रकार मिलजुल कर इस सिस्टम को चलाने की कोशिश करते रहते हैं। और वो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक पुलिस वाला, एक शिप यार्ड में काम करने वाला, एक ड्रग डीलर, एक जज, एक लॉयर या कोई नेता या फिर कोई भी आम इंसान। कहते हैं कि इस सीरीज ने बहुत ही सही तरीके से किसी शहर के सोसाइटी और पॉलिटिक्स को दर्शाया है। और जब ये सीरीज़ आया था तो उस ज़माने में इसकी बहुत ही एवरेज रेटिंग्स रही थी और उस समय इस शो ने कोई मेजर टीवी अवार्ड भी नहीं जीता था। लेकिन आज इसे टीवी के इतिहास में एक बहुत ही महान शो माना जाता है, यानी कि इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीवी शोज ऑफ ऑल टाइम। ये शो बाल्टीमोर में इसलिए सेट है क्योंकि डेविड साइमन बाल्टीमोर शहर में ही रियल लाइफ में पुलिस रिपोर्टर रह चुके हैं और उनके पार्टनर एड बर्न्स भी रियल लाइफ में बाल्टीमोर पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं एज अ होमिसाइड डिटेक्टिव। तो एक्चुअली में बर्न्स जब ड्रग्स से रिलेटेड केसेस या मर्डर्स हैंडल करते थे तो वो बाल्टीमोर पुलिस डिपार्टमेंट की ब्यूरोक्रेसी से बहुत परेशान रहते थे और साइमन ने भी सेम चीज़ महसूस की जब वो रिपोर्टिंग करते थे। उनके न्यूज़पेपर का नाम था द बाल्टीमोर सन। तो यही सब को लेकर इस सीरीज का कंसेप्शन हुआ था। ये शो की सराहना और भी कई एस्पेक्ट्स के कारण की गई है, जैसे कि इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट नहीं किया गया था, बल्कि उस वक्त जिनकी कास्टिंग हुई थी उनका नाम कोई भी नहीं जानता था हॉलीवुड में।
वो अलग बात है कि इस सीरीज़ के बाद काफ़ी सारे स्टार्स फेमस हो गए थे। बड़े स्टार्स को इसलिए भी नहीं लिया गया था क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत ही नॉर्मल लोगों को दिखाना था और वो कितने सारे इमोशन से गुजरते हैं, और किसी बड़े स्टार को देखते ही व्यूअर उस जोन में नहीं जा पाएगा। इसलिए इस शो में आपको एक चीज़ ज़रूर अच्छी लगेगी कि जो इमोशन कैरेक्टर महसूस कर रहा है वही उस वक्त आप भी महसूस कर रहे होंगे। इसमें ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही प्योर तरीके से दिखाया गया है। काफ़ी सारी कास्ट ब्लैक है क्योंकि बाल्टीमोर की पॉपुलेशन में मोस्टली ब्लैक पीपल है। और ये सुनिए, काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को इसमें कास्ट किया गया है, जैसे कि इसमें जो पुराने मेयर रह चुके हैं बाल्टीमोर के उन्हें दिखाया गया है, पुराने गवर्नर मैरीलैंड के, बाल्टीमोर पुलिस डिपार्टमेंट के पुराने पुलिस चीफ को, एक बाल्टीमोर ड्रग लॉर्ड को जिसे एड बर्न्स ने रियल लाइफ में पकड़ा था, एक पुलिस लिeutenant को, और भी ढेर सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स को इसमें कास्ट किया गया है। इस शो में एक चीज़ जो दिखाई गई है वो ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जिस इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट करने लग जाता है वही लास्ट में उसे धोखा देता है। जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने पुलिस पर ट्रस्ट किया कि वो उसका केस सॉल्व करेगा, बाद में वही पुलिस डिपार्टमेंट उसे टॉर्चर कर रहा होता है या उसे ही अरेस्ट करके ले जाता है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स दिखेंगे आपको, और मैं सच्ची बताऊं ये एक्चुअली में सच है। आप जिस सिस्टम पर भरोसा करने लग जाते हैं वही सिस्टम बाद में आप लोगों की ऐसी तैसी कर देता है। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि ऊपर बैठे अफसर, यानी कि जो अफसरों की ऊंची पोस्ट है डिपार्टमेंट में, वो कैसे नीचे वालों को बलि का बकरा बनाते हैं अगर सिस्टम में कोई गलती या धांधलेबाजी होती है तो। और ये सब इतनी सच्ची घटनाएं हैं कि आप लोग वाकई में इस शो से रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब इस शो का नाम द वायर क्यों रखा गया है? वो इसलिए कि जब भी कोई केस पुलिस के पास आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सर्वेलेंस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सर्वेलेंस टेक्निक में मेनली एक माइक्रोफोन कहीं पर छिपा दिया जाता है जिसमें सारे कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होते रहते हैं, और फिर वही रिकॉर्डिंग मुजरिम के खिलाफ सबूत के तौर पर अदालत में पेश किए जाते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये शो मोस्टली सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, इसलिए ये शो इतना अच्छा है। इसके एपिसोड्स का फॉर्मेट बता देता हूँ। तो वैसे तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हर सीज़न में अलग अलग इंस्टीट्यूशन का लॉ के साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है। तो कहानियाँ तो खैर हर सीज़न में अलग होती हैं, लेकिन कैरेक्टर्स जो पुराने वाले हैं वो भी आगे आने वाले सीजन्स में दिखेंगे, और नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते रहते हैं हर सीज़न में। अब थोड़ा सा सर्वेलेंस टेक्निक को और एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे हाईटेक गैजेट्स आ गए हैं किसी पर भी जासूसी करने के लिए, बट पहले के ज़माने में माइक्रोफोन बहुत चला था और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था पुलिस द्वारा एज अ सर्वेलेंस इक्विपमेंट। ये बहुत ही छोटा सा रहता है और इसे कहीं भी छिपाया जा सकता है। अब इसके भी दो प्रकार हैं। एक है कि आपने माइक्रोफोन को छिपा दिया और उसके साथ ही कोई रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है और उसमें सारी खुफिया बातें रिकॉर्ड हो गई, और फिर बाद में उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को जिसने छिपाया था वो उसे रिट्रीव कर लेता है और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो आगे जिसको भेजनी है या बतानी है वो उसे भेज देता है या बता देता है। दूसरा जो सबसे प्रचलित मेथड है उसमें एक माइक्रोफोन आपने छिपा दिया और उसकी एक पर्टिकुलर रेंज रहती है, मतलब कि उससे जुड़ा हुआ एक लिसनिंग डिवाइस रहता है जैसे कि ट्रांसमीटर और रिसीवर। सो जो भी बातें हो रही हैं वो सब माइक्रोफोन के थ्रू पुलिस वाले या जिसने भी वो माइक्रोफोन छिपाया है वो कहीं दूर बैठ के उसे रियल टाइम में सुन सकता है। लेकिन कितना दूर वो बैठा हुआ है वो डिपेंड करता है कि कितनी रेंज है माइक्रोफोन की। इसमें एक तरीका जो हाल फिलहाल की फिल्मों में या सीरीज में देखने मिल रहा है वो ये है कि किसी इंसान के कपड़ों के अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन छिपा दिया जाता है और फिर जब वो किसी क्रिमिनल से मिलता है तो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली जाती है। खैर वो अलग माजरा है पूरा, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। इस सीरीज में जो दिखाया है हम फिलहाल उसी पर फोकस रखते हैं। अब बारी आती है सबसे अहम सवाल की कि उस माइक्रोफोन को छिपाया कहाँ जाए। तो जनरली ये पहले के समय में टेलीफोन के अंदर छिपाए जाते थे। पहले मोबाइल तो होता नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन होते थे, तो उस पर जितनी भी बातचीत हो रही है वो सब रिकॉर्ड होता रहता था, या फिर कोई थर्ड पार्टी जैसे कि इस सीरीज़ के केस में पुलिस उन सब बातों को सुनती रहती थी और अपने डिवाइस पर रिकॉर्ड भी करती रहती थी, या फिर इस माइक्रोफोन को एक पर्टिकुलर ऑफिस या मीटिंग रूम में छिपाया जाता था जहां पर क्राइम से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं। खैर अगर आपने आलिया भट्ट की मूवी राजी देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसने कहाँ माइक्रोफोन छिपाया था।
सो जो ये प्रक्रिया है माइक्रोफोन को छुपाने की टेलीफोन के अंदर, उसे बोलते हैं वायर टैपिंग। क्योंकि उस समय एक्चुअली में टेलीफोन लाइन पर एक वायर डाल के सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता था या सुना जाता था, इसलिए इस सीरीज का नाम पड़ा है द वायर। और आज के ज़माने में तो मुझे लगता है कि जासूसी की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ तो इंसान अपनी लाइफ का पब्लिक ही कर दिया है, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, इंसान खुद ही वायर के माध्यम से जी रहा है अब। तो ये सीरीज़ का नाम द वायर एक और रीज़न से पड़ा है, इसमें जो सर्वेलेंस मेथड दिखाए गए हैं उन पे बहुत ही फोकस किया गया है कि कैसे पहले तो एक सर्वेलेंस इक्विपमेंट सेट किया जाता है, फिर उसकी परमिशन कोर्ट से लेना जहाँ पर उस इक्विपमेंट को लगाना है, उसके बाद जब लगाना है तो कैसे एक इंसान उस पर्टिकुलर ऑफिस या साइट में घुसकर चोरी से वहाँ पर वो उस इक्विपमेंट को सेट करता है। तो वो वाले सीन्स बड़े इंटेंस होते हैं, क्योंकि अगर उस ऑफिस में या साइट पर या घर पर अगर कोई आ गया, जब वहाँ पुलिस वाले चुपके से सारा सर्वेलेंस बिठा रहे होते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, अब इक्विपमेंट को तो जैसे तैसे बिठा दिया, उसके बाद जितनी भी रिकॉर्डिंग्स उससे हो रही है या पुलिस वाले जहाँ भी बैठ के उसे सुन रहे हैं, तो ज़्यादातर बातें तो उसमें वेस्ट ही रहती हैं, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल हर वक्त थोड़े ना क्राइम से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड बात करता रहता है। तो उस इंफॉर्मेशन या डेटा से फिर रेलेवेंट डेटा निकाल के उसे फिर प्रोसेस करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फाइल बनाया जाता है। उस इंफॉर्मेशन को फिर कोर्ट के किसी जज के पास ले जाया जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास, और उन्हें लगता है कि ये काफ़ी सबूत है किसी क्रिमिनल के खिलाफ, तो फिर उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इश्यू किया जाता है और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। फिर उस पर केस चलता है, फिर अगर उसका जुर्म साबित हो जाता है तो फिर वो जेल जाता है। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस सुना के तो मैं ही थक गया। अब आप सोचिए कि कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट्स इस प्रोसेस में शामिल थे, सर्वेलेंस करने की परमिशन से लेने तक, अगर क्रिमिनल पकड़ा गया उसके जेल होने तक। बस इसी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को इसमें दर्शाया गया है। एक्चुअली में काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्रिमिनल से जुड़े रहते हैं और रिश्वत खाते रहते हैं, तो वो लोग जानबूझ के इस प्रोसेस को बहुत लंबा खींच देते हैं या फिर किसी भी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन कैसे फिर जोड़ तोड़ करके एक पर्टिकुलर क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, वही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। एक और बात, इस शो के क्रिएटर डेविड का कहना है कि हम सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी दिखा रहे हैं, तो उसमें कोई मेजर कैरेक्टर कभी भी मर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई कैरेक्टर फैंस को पसंद आ रहा है तो उस कैरेक्टर को शो पर जिंदा रखा जाएगा, क्योंकि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशंस या जब किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं तो गोलियां वगैरह चलती हैं और पुलिस वाले या क्रिमिनल सभी में से कोई ना कोई मारे जाते हैं। तो उनका कहना है कि इस शो को देखते देखते व्यूअर्स को बहुत गुस्सा भी आएगा। आइए अब थोड़ी सी कहानी के और कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सीजन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यही बाकी सीजन्स का बेस सेट करेगा। तो इसमें दो साइड्स हैं, एक तो लॉ का साइड और दूसरा ड्रग ट्रेड से रिलेटेड क्रिमिनल्स का साइड। लॉ के साइड पर जो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा है ड्रग क्रिमिनल्स के खिलाफ, उसका नाम है इसमें जिमी मैकनल्टी, और वो डिटेक्टिव की पोजीशन पर है। उनका किरदार निभाया है डोमिनिक वेस्ट ने। उनका किरदार इसमें सिस्टम को फॉलो करने में यकीन नहीं करता और इनसबऑर्डिनेशन यानी कि अपनी पोजीशन के ऊपर वाले ऑफिसर्स की बात भी नहीं मानता है। वो उसे जो करना है वो करके ही रहता है। दूसरी बात, जिमी की पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये भी उसकी इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करता रहता है। जिमी के बॉस है लेफ्टिनेंट सेड्रिक डैनियल्स और उनका किरदार निभाया है लैंस रेडिक ने। ये किरदार अपना प्रमोशन चाहता है और एक अच्छे केस की तलाश में है जो उसे लाइमलाइट में ले आए, जिससे कि उसका प्रमोशन आसानी से हो सके। तो उसकी अलग से पॉलिटिक्स चलती रहती है, क्योंकि उसे अपना करियर और केस दोनों एक साथ बैलेंस करके चलना है। और इस केस की एक फीमेल लीड डिटेक्टिव भी है जिसका नाम है कीमा ग्रेग्स, और उनका किरदार निभाया है सोनिया सॉन ने। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है, तो आप समझ ही सकते हैं कि अमेरिका में एक हल्का सा प्रेजुडिस होता था पहले के ज़माने में ब्लैक पीपल को लेके। वैसे तो आज भी है। तो कीमा को अपने कलीग से जेलसी फेस करनी पड़ती है। अब एक कैरेक्टर जिसको मैं स्ट्रांगली मेंशन करना चाहता हूँ, उनका नाम है इसमें बबल्स, और उनका किरदार निभाया है आंड्रे रोयो ने। और इनकी एक्टिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने इसमें। वो दरअसल कीमा के सीआई यानी कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट बने हैं। सीआई होता क्या है जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ। सीआई दरअसल कोई भी इंसान हो सकता है जो किसी भी लॉ एजेंसी को नहीं बिलोंग करता, यानी कि कोई भी आम इंसान हो सकता है।
ये लोग क्राइम से रिलेटेड पुलिस को इन्फॉर्म करते रहते हैं। सो मोस्टली आप और हम भी सीआई बन सकते हैं अगर आपको किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का पता चला है और आप उस एक्टिविटी से किसी भी अनजान तरीके से इन्वॉल्व हो या जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाला है आप उसको जानते हो। वैसे मोस्टली ये दिखाया जाता है कि सीआई नॉर्मली किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को ही बिलोंग करता है और वो अंदर की खबरें पुलिस तक पहुंचाता रहता है। वो जनरली ऐसा 2 केसेस में करते हैं, एक तो पैसे के लिए, दूसरा उनको पुलिस ने पकड़ लिया है तो उनके क्राइम्स की सज़ा ना मिले उन्हें, इसलिए पुलिस उन्हें सीआई बना के भेज देती है। एक रीज़न और भी है, कई बार किसी क्रिमिनल का किसी कारणवश ज़मीर भी जाग जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत काम है, तो मुझे अब इस क्राइम से निकलना है। तो क्राइम की दुनिया आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो फिर इसलिए वो सीआई बन के उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करके उसको बंद करवाने की कोशिश करते हैं। और कॉन्फिडेंशियल टर्म इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि एक सीआई पर्टिकुलर किसी एक ही पुलिस वाले से टच में रहता है और जो पुलिस वाला या डिटेक्टिव उससे टच में रहता है वो उससे सिर्फ किसी प्राइवेट जगह पर ही मिलते हैं या फिर फ़ोन पर ही बात करते हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को ना पता चल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी करप्ट ऑफिसर्स होते हैं जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को पुलिस की खुफिया जानकारी पास करते रहते हैं। तो अगर सभी को पुलिस डिपार्टमेंट में सीआई की आइडेंटिटी पता होगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इनकी टीम या यूनिट को 2 डिटेक्टिव्स और ज्वाइन करते हैं नारकोटिक्स यूनिट से, जिनके नाम है थॉमस हॉक उर्फ हर्क और एलिस कार्वर। ये दोनों को वैसे तो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का दिखाया है इसमें, लेकिन जब वो इस यूनिट में आते हैं तो शांत हो जाते हैं और काफ़ी सारा काम जो कि बहुत टिपिकल होता है वो इनके हिस्से आता है। और 2 टेम्पररी डिटेक्टिव्स इस यूनिट में ज्वाइन होते हैं जिनके नाम है लेस्टर फ्रीमन और रोलैंड प्रेस। लेस्टर फ्रीमन का किरदार निभाया क्लार्क पीटर्स ने। वो इस यूनिट के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही मेथोडिकल तरीके से करते हैं और ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर भी है यूनिट में। लेस्टर की खासियत यह है कि वो केस की हर बारीकी को ध्यान से परखता है और उसको हर पब्लिक रिकॉर्ड और कागजी जानकारी याद रहती है। इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव यूनिट के 2 कमांडिंग ऑफिसर्स हैं जिनके नाम है इसमें अरविंद बरेल और मेजर विलियम रॉल्स, और इनके किरदार निभाए हैं फ्रैंकी फैजन और जॉन डोमन ने। ये दोनों को सिर्फ और सिर्फ अपने करियर से मतलब है और ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स ही करते रहते हैं। इन्हें केस से कोई मतलब नहीं है कि क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं या नहीं। बहुत ही गुस्सा आएगा आपको ये दोनों कैरेक्टर्स को देख के। और अदालत और इस यूनिट का मीडिएटर बनी है रोंडा पर्लमैन, जिनका किरदार डियर्ड्रे लवजॉय ने निभाया है। इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है इसमें और ये कैरेक्टर भी बहुत अहम है पूरी सीरीज़ में। रोंडा एक असिस्टेंट स्टेट अटर्नी है और मीडिएटर, यानी कि जितने भी परमिशंस कोर्ट से लेने होते हैं जैसे कि सर्च वारंट्स के, वायर टैपिंग के या अरेस्ट वारंट्स के, वो सबको रोंडा ही हैंडल करती है। अब दूसरी साइड का सुनिए। जो ड्रग एम्पायर इसमें दिखाया है उसका नाम है बार्क्सडेल ऑर्गेनाइजेशन। इसके मालिक का नाम है एवॉन बार्क्सडेल। इनका किरदार निभाया है वुड हैरिस ने। और एवॉन का एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है स्ट्रिंजर बेल और उनका किरदार निभाया है इद्रिस एल्बा ने। जी हाँ, आपने सही सुना, इद्रिस एल्बा, जो कि आज एक बहुत ही जाने माने सुपरस्टार है हॉलीवुड के। फिर इसमें एवॉन के अंडर काम करने वाले बहुत से ड्रग डीलर्स को भी दिखाया गया है। इसमें काफ़ी सारे एवॉन के रिलेटिव्स भी होते हैं और यकीन मानिए आप जो कुछ भी फर्स्ट सीजन में देखेंगे ऑलमोस्ट 90 to 95% ऐसा ही माहौल रहता है बाल्टीमोर में। वैसे तो पूरी सीरीज में आपको ऑलमोस्ट 90% तक सब कुछ रियल लाइफ बेस्ड ही दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार हर सीजन में लॉ के साइड समझ लीजिए ऑलमोस्ट वही कैरेक्टर्स रहेंगे, थोड़े बहुत नए कैरेक्टर्स दिखेंगे और क्रिमिनल साइड पर चेंज होते रहेंगे। एक्चुअली 3rd सीजन काइंड ऑफ फर्स्ट सीजन का ही कंटिन्यूएशन रहेगा। उसमें बस पॉलिटिकल फिगर्स यानी कि नेता कैसे एक केस की इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करते हैं वही सब दिखाया जाएगा, या कैसे नेता लोग खुद एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं वही सब दिखाया जाएगा। बाकी हर सीजन में क्या दिखाया जाएगा वो सब मैं आपको रिव्यू के शुरुआत में बता ही दिया था। अब आते हैं मेरे रिकमेंडेशन पर। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये सीरीज बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा बोर करेगी। तो फिर आप बोलेंगे कि मैं इसे मस्ट वॉच क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ज़बरदस्त है और रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है, तो फिर तो कहानी के क्या ही कहने। सो आपको इस सीरीज़ को बहुत ही पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको सारे कन्विंसिंग रीजंस दे ही दिए हैं। एक्टिंग सभी की लाजवाब है, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स और डायरेक्शन सब कुछ ऑसम है।
और एक और रीज़न आपको इसको देखने का दे देता हूँ, ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में 6th रैंक पर आता है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि ये टॉप 10 में ही है और इसकी रेटिंग है 9.3, जिसे रेट किया है लगभग 3.5 लाख लोगों ने। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये कि बबल्स का कैरेक्टर जिसे आंड्रे रोयो ने निभाया है वो एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसान पर बेस्ड है। वो रियल लाइफ में एक ड्रग एडिक्ट था और वो पुलिस इन्फॉर्मेंट बना था अर्ली 1960s में। उसने कई दशकों तक पुलिस के लिए काम किया और हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल्स को उसने अरेस्ट करवाया था और उस वक्त उसको हर क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए $50 मिलते थे। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी और किसी भी सिचुएशन में आसानी से ढल जाने के कारण वो सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेंट था बाल्टीमोर सिटी में। फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब कि वो किसी भी चेहरे को एक बार देख ले तो उसको वो हमेशा याद रखता था, यानी कि जैसे दिमाग में एक फोटो सी खींच लेना चेहरे की। दूसरा फैक्ट ये कि जब आंड्रे रोयो एक सीन शूट कर रहे थे तो उनके पास उस शहर में रहने वाला एक बंदा आया असल जिंदगी में और उसे ड्रग्स ऑफर किया, क्योंकि उसे आंड्रे की हालत देख के लगा कि उसे शायद ड्रग्स की ज़रूरत है। उस चीज़ को आंड्रे ने कहा कि उन्हें जैसे किसी ने ऑस्कर दे दिया है। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है आंड्रे ने इसमें। तीसरा फैक्ट यह कि डोमिनिक वेस्ट को जब जिमी मैकनल्टी का रोल ऑफर हुआ था तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का बना था, लेकिन उनके एजेंट ने कहा था कि ये शो 1 सीज़न से ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन खैर डोमिनिक ने रोल एक्सेप्ट किया और शो वाकई में 5 सालों तक चला। चौथा फैक्ट यह कि एवॉन बार्क्सडेल का किरदार एक रियल लाइफ ड्रग लॉर्ड पर बेस्ड था जिसका नाम था मेल्विन विलियम्स। मेल्विन को रियल लाइफ में एड बर्न्स ने पकड़ा था। एड बर्न्स जैसा कि आपको पता है क्रिएटर डेविड साइमन के राइटिंग पार्टनर थे और होमिसाइड डिटेक्टिव रह चुके हैं। पांचवा फैक्ट यह कि कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा रियल लगते थे कि उन्हें पुलिस सच्ची में कई बार अरेस्ट करके ले जाती थी। एक्चुअली मेयर को ब्लैक पीपल पसंद नहीं थे तो उन्होंने पुलिस को इजाज़त दे रखी थी कि कुछ भी इल्ज़ाम लगा के वो ब्लैक पीपल को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण वो कई बार किसी कास्ट को अरेस्ट करके ले जाते थे और फिर प्रोडक्शन में डिले हो जाता था इसके कारण। छठा फैक्ट यह कि ये बराक ओबामा के फेवरेट शोज़ में से एक है और उनका फेवरेट कैरेक्टर है ओमार। ओमार का किरदार निभाया माइकल केनेथ विलियम्स ने। एक्चुअली में ये कैरेक्टर और साथ में एक्टर भी दोनों ही बहुत फेमस हुए हैं इस सीरीज़ के बाद। आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों। सातवां फैक्ट यह कि जो चोट का निशान ओमार के चेहरे पर है वो रियल लाइफ में एक्टर माइकल केनेथ विलियम्स के चेहरे पर भी है। आठवां फैक्ट यह कि सोनिया सॉन जिन्होंने कीमा ग्रेस का किरदार निभाया है उन्हें अपने डायलॉग्स याद करने में बहुत मुश्किल होती थी, जिसके कारण शूटिंग में समय लग जाता था। उनका कहना था कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो उन्हें अपने बचपन के डर की याद दिलाता था, क्योंकि वो वैसे ही नेबरहुड में पली बड़ी हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा पुलिस की क्रूरता देखी है और सहन भी की है, इसलिए वापस वैसे ही एनवायरनमेंट में जाके शूट करना उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। नौवां फैक्ट यह है कि लांस रेडिक जिन्होंने लेफ्टिनेंट सेड्रिक डैनियल्स का किरदार निभाया है उन्होंने एक्चुअली पहले बबल्स के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। 10वां और आखिरी फैक्ट यह कि डेविड साइमन के मुताबिक HBO ने 3rd और 4th सीज़न के शुरू होने से पहले इस सीरीज़ को कैंसिल करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर डेविड ने जैसे तैसे HBO को मनाया इसके 3rd और 4th सीज़न के लिए। एक बात और बताता हूँ शो से रिलेटेड, और ये भी काइंड ऑफ फैक्ट ही है। डेविड साइमन का कहना है कि उन्होंने रियल डिटेक्टिव्स के साथ काम किया है और उनको काम करते भी बहुत करीब से देखा है। तो उनका कहना था कि जनरली टीवी शोज़ या मूवीज़ में ऐसा दिखाते हैं कि पुलिस को विक्टिम से बहुत सहानुभूति होती है, उसी से मोटिवेट होकर वो लोग केस सॉल्व करते हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया कि किसी भी डिटेक्टिव के लिए केस सॉल्व करना यानी कि जैसे एक गेम या पजल को सुलझाने जैसा है, क्योंकि अगर वो केस सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो उनकी डिटेक्टिव स्किल्स की कमी दर्शाता है। उसी से मोस्टली डिटेक्टिव्स मोटिवेट होते हैं किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। आज का रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा रिव्यू मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।